हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं वो सारे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, चाहे वो क्लासेज हो या फिर प्रैक्टिस सेट हो। अभी तक हमने 38 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। आज का मेरा प्रैक्टिस सेट 39 नंबर है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। तो आज मैंने लगभग आई थिंक कि 70 से 80 क्वेश्चन लाए हैं। आप में से किसने कहा था मैम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराइए, तो मैंने टॉपिक वाइज कुछ प्रैक्टिस सेट डाला है। बट आज के ये जो क्वेश्चन है ये भी टॉपिक वाइज है, बट मिक्सअप है इसमें। जो भी है मतलब लिखा हुआ है कि जैसे कि हम स्टार्टिंग में हड्डियों से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद से और भी है टॉपिक उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा चलो इस पर आप सबके लिए एक वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड्डियों से रिलेटेड है, हड्डियों के टूट और मोच से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है कि अस्थियों के टूट जाने को कहते हैं तो अस्थि विस्थापन कहते हैं, अस्थि भंग कहते हैं, मोच कहते हैं या फिर अस्थि निष्क्रमण कहते हैं। तो अस्थियों के टूट जाने को क्या कहते हैं? तो अस्थियों को टूट जाने को अस्थि भंग कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अग्रबाहु की हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार करेंगे। अगर हमारा आगे के जो बाह है अगर उसकी हड्डी टूट जाती है तो उसमें हम प्राथमिक उपचार क्या करेंगे? तो हाथ पर पहले झोली बांधेंगे, घायल को तुरंत अस्पताल ले जाएंगे, या फिर खपच्चियों पर रुई रख कर बांध देंगे, या फिर घायल को धीरे धीरे समकोण पर रख कर मोड़ेंगे। तो अगर बाहु की अगर हड्डी टूट जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें खपच्चियों पर रुई रखकर बांध देने चाहिए। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अस्थि भंग का सर्वोत्तम उपचार है। तो अस्थि भंग का सर्वोत्तम उपचार क्या है? तो घायल को हिलाया न जाए, चोटिल भाग को सहारा दिया जाए, टूटे भाग पर पट्टी का प्रयोग किया जाए, या फिर उपयुक्त सभी। तो अस्थि भंग का सर्वोत्तम उपचार क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। घायल को हिलाया नहीं जाता है, चोटिल भाग को सहारा दिया जाता है, एंड टूटे भाग पर पट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोच का लक्षण या फिर मोच की पहचान है। तो क्या है? पीड़ा दर्द होना, पीड़ा या फिर दर्द होना, सूजन होना, मांसपेशियों में खिंचाव होना, या फिर इनमें से सभी। तो आप सबको कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में मोच तो पक्का आई होगी। तो ये आप सब ऑलरेडी खुद ही प्रैक्टिकल कर चुके होंगे कि मोच में क्या क्या होता है। तो मोच में हमें दर्द तो होता ही है, मांसपेशियाँ खिंचा खिंचा फील होता भी है, और सूजन भी आ जाती हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड्डी टूटने का प्रमुख कारण है। तो हड्डी टूटने की प्रमुख कारण क्या है? तो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, तनाव, या फिर असावधानी। तो हड्डी टूटने की जो प्रमुख कारण है वो होती है असावधानी। जैसे कि अभी चल रही है बारिश, अभी मेरे साइड भी बारिश हो रही है, तो ऐसे में कोई एकदम दौड़े 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 चलेगा तो जाहिर सी बात है गिरेगा, और गिरा उटपटांग गिरा तो कहीं ना कहीं से तो टूटेगा ही। तो वही असावधानी हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। हड्डी का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, या फिर लौह तत्व। तो हड्डी का कड़ापन किसके कारण होता है? तो हड्डी का कड़ापन ऑप्शन ए कैल्शियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मोच आने पर निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो डिटॉल का, आयोडेक्स का, सेलवन का, या फिर कोल्ड का। तो मोच आने पर निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो मोच आने पे आयोडेक्स का प्रयोग करते हैं। आप सब कई बार इसके ब्रेक देख चुके होंगे, प्रचार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हड्डियाँ किस तत्व से मजबूत होती हैं?
तो प्रोटीन, सोडियम, कैल्शियम एवं वसा। अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन देखा था कि हड्डियाँ किसके कारण कठोर होती हैं। कड़ापन किस तत्व के कारण आता है, तो कैल्शियम। और अगर पूछे कि हड्डियाँ किस तत्व के कारण मजबूत होती है, तो वहाँ पे भी आंसर कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कौन सी वस्तु का प्रयोग अस्थि भंग में अधिक रक्तस्राव रोकने के लिए किया जाता है, तो बर्फ का प्रयोग, टूर्निकेट का प्रयोग, रुई से दबाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी वस्तु का प्रयोग अस्थि भंग में अधिक रक्तस्राव रोकने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टूर्निकेट का प्रयोग। आई थिंक कि मैंने ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी करा रखा है, इसलिए आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब जो भी मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे होंगे, पुरानी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे, तो एक बार जाकर ज़रूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मैंने एक दो क्विक रिवीजन भी वीडियो डाला है, आप वहाँ पे भी जाके देखिए, वो वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चैनल पे जाकर भी आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहाँ पे मेरे सारे ही वीडियो सीरियल वाइज पड़े हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जितने भी वीडियो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे शेयर किए जाते हैं, तो आप मिस नहीं कर पाएंगे एक भी क्लास अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थि भंग के लक्षण हैं, तो सूजन आ जाती है, दर्द होता है, अंग निष्क्रिय हो जाता है या फिर उपरोक्त सभी। तो अस्थि भंग का लक्षण ये सारे ही हैं। अस्थि भंग में सूजन भी आ जाती है, दर्द भी होता है और अंग निष्क्रिय हो जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि यदि अस्थि एक से अधिक स्थान पर टूटती है तो अस्थि भंजन कहलाती है, तो क्या होगा, बहुखंडी, कच्चा, संयुक्त या फिर साधारण। तो यदि अस्थि एक से अधिक स्थान से टूटती है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखा है आंसर एक से ज़्यादा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुखंड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वर्णक पदार्थ मेलानिन तत्व के किस स्तर में उपस्थित होता है, तो सल्क में अंकुरन स्तर पे, इसको प्रारोही भी बोलते हैं, और कण में स्तर पे, या फिर शुद्ध या फिर स्वच्छ स्तर पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्णन पदार्थ मेलानिन त्वचा के आरोही या फिर अंकुरन स्तर पे पाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में श्वास लेता है। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने 38 नंबर जो प्रैक्टिस सेट डाला है उससे आप सबसे क्वेश्चन पूछा था कि उसमें मैंने हृदय से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन कराए थे। तो उस टाइम में मैंने पूछा था कि अगर इंसान का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और सेकंड एक बार धड़कने के लिए उसे 0.8 सेकंड वक्त लगता है, तो 1 मिनट में इंसान कितनी बार सांस लेता है, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि 18 से 20। ओके, 18 से 20 मतलब ये लगभग में था 18 से 20। तो वही क्वेश्चन सेम यहाँ पे पूछ रहा है और यहाँ पे ऑप्शन ये नहीं दे रखा है 18 से 20। तो एक वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो 14 से 15 बार, 14 से 20 बार, 10 से 20 बार या फिर 25 से 25 बार, कितनी बार लेता है। इस क्वेश्चन का आपने किसी ने भी कमेंट सेशन में आंसर नहीं दिया था, बट आपका आज यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, एक्चुअली बुक में तो दे रखा है 14 से 15, लेकिन 14 से 20 इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्वसन का प्रमुख अंग कौन सा है, तो फेफड़े, आमाशय, खोपड़ी या फिर हृदय। तो श्वसन का प्रमुख अंग कौन सा है, तो आई थिंक कि इस क्वेश्चन का आंसर भी देना आप लोग के लिए ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, बहुत ही इजी होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वायु कोश
पाए जाते हैं? तो श्वसन नली में, हृदय में, फेफड़ों में या फिर वृक्क में? इस क्वेश्चन का भी आंसर देना आप लोगों के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। वायु कोश पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़े में रक्त शुद्ध होने के लिए किसके द्वारा जाता है? इस क्वेश्चन को भी देखिए, इस क्वेश्चन को भी मैंने बहुत बार करा रखा है कि शुद्ध रक्त किसके द्वारा जाता है हृदय तक, अशुद्ध रक्त किसके द्वारा जाता है। तो आप आई थिंक कि आपको याद होगा और इस क्वेश्चन के आंसर देने में काफ़ी दिक्कत नहीं आएगी। फेफड़े में रक्त शुद्ध होने के लिए किसके द्वारा जाता है? तो रक्त कोशिकाओं के द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा, शिराओं के द्वारा या फिर वायु कोष्ठकों के द्वारा। तो फेफड़े में रक्त शुद्ध होने के लिए किसके द्वारा जाता है? तो वो रक्त कोशिकाओं के द्वारा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने वाला पौधा कौन सा है? तो आम का पेड़, आंवला का पेड़, पीपल और नीम का पेड़ या फिर गुलाब का पेड़? तो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने वाला पेड़ कौन सा है? तो आप सब में से बहुत लोगों को ऐसे पता भी होगा, देखते भी होंगे कि पीपल और नीम की पेड़ों की पूजा काफ़ी ज़्यादा की जाती है। जो हमारे पुराने ज़माने में होते थे ना बूढ़े बुजुर्ग लोग, वो लोग प्रकृति के बारे में ज़्यादा सोचते थे। तो वो उनका ये सोच था कि कैसे इन्हें हम पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित करें, तो उनका पूजा पाठ शुरू कर देते थे। और ज़्यादातर देखिए इनसे हमें 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। असली रीज़न यही है, बट अदर लोग और कुछ बातें मान के और पूजा पाठ करते हैं। इनसे हमें 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है, अदर पेड़ हमें 12 घंटे ऑक्सीजन देता है और 12 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है? तो 1 होती है, 4 होती है, 2 होती है या फिर अनेक होती है? तो मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या ऑप्शन नंबर सी 2 होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? यहाँ 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मानव शरीर में अशुद्ध रक्त किस अंग में शुद्ध होता है? एंड श्वसन तंत्र के किस अंग में रक्त द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है? तो यकृत, फेफड़े, वृक्क या फिर हृदय? क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मानव शरीर में अशुद्ध रक्त किस अंग में शुद्ध होते हैं? एंड श्वसन तंत्र के किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? तो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा था कि हाँ, मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ। हाँ, फेफड़े में रक्त शुद्ध होने के लिए किसके द्वारा जाता है? तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? रक्त कोशिकाएं। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ रहा है, सेम ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण मानव शरीर में शुद्ध रक्त किस अंग द्वारा होता है, किस अंग में शुद्ध होता है? एंड श्वसन तंत्र के किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़े। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन या फिर हाइड्रोजन? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहयोग करता है? और क्वेश्चन पूछने के एक और तरीका ये है कि कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायता करता है? तो हृदय होता है, यकृत, फेफड़े या फिर वृक्क? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है? नाक, फेफड़े, यकृत या फिर यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है शायद। तो कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है? तो नाक, फेफड़े या फिर यकृत? क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी यकृत। नाक के द्वारा हम सांस लेते हैं, अभी हमने देखा फेफड़े के बारे में, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। यकृत का श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है। अशुद्ध रक्त किस अंग में शुद्ध होता है? तो आहार नाल, फेफड़े, हृदय या फिर यकृत। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? अशुद्ध रक्त किस अंग में शुद्ध होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायता नहीं करती है? तो ऊपर वाला क्वेश्चन ही पूछ रहा है, नाक, हाथ एवं फेफड़े। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है तो डूबने पर, मूर्छित होने पे या फिर अस्थि भंग होने पे। तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग कब होता है? तो इसका प्रयोग होता है डूबने पे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कृत्रिम विधि से श्वास कब दिलाई जाती है? जल में डूब जाने पे, फांसी लगाने पे या फिर मोच आने पे। तो कृत्रिम विधि से श्वास कब दिलाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल में डूब जाने पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले रुधिर में उपस्थित पदार्थ का नाम है हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले रुधिर में उपस्थित पदार्थ का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इस क्वेश्चन का हमने इससे पहले देख रखा है। अभी मैंने आपको बताया कल के भी जो 38 नंबर प्रैक्टिस सेट थे उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे कि 1 मिनट में एक व्यक्ति का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो ऑप्शन ए 72 बार। और एक बार धड़कने के लिए उसे कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है तो क्या है? तो दाई हार्दिक धमनी, दाई हृदय धमनी, बाई हृदय धमनी, फुसफुस धमनी या फिर ग्रीवा धमनी। तो यहाँ पर हो जाएगा मानव शरीर में एकमात्र धमनी कौन सी है जो ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुसफुस धमनी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आग लग जाने पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों का स्थानांतरण किया जाता है कंधे पे लादकर, गोद में उठाकर, सहारा देकर या फिर 2 हथी आसन द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? कंधे आग लग जाने पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को स्थानांतरण किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 हथी आसन द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं, घायल को दुर्घटनाग्रस्त से स्थानांतरित करने की आवश्यकता कब होती है? तो आग में घिर जाने पर, किसी वाहन से टकराने पर, किसी इमारत से गिरने पर या फिर तीनों अवस्थाओं में। तो यहाँ पे इसलिए आंसर यही होगा, तीनों अवस्थाओं में उपरोक्त सभी है। आग से घिर जाने पे भी, किसी वाहन से टकराने पे भी और किसी इमारत से गिरने पर भी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट पर, गांव में दुर्घटना होने पर घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो चरपाई पर स्थानांतरण या फिर हत्थी आसन के द्वारा या फिर गोद में ले जाना या फिर पीठ पर लाद कर ले जाना।
तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चारपाई पर हस्तांतरण द्वारा। अक्सर आपने न्यूज़ में देखा होगा, जहाँ आने जाने के लिए रास्ते नहीं होते या फिर टूटे फूटे रास्ते होते हैं या फिर गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, वैसे जगहों पे आप देखते होंगे कि चारपाई, खटिया, अक्सर लोग उसे खटिया बोलते हैं, तो उस पर जो मरीज़ होते हैं, जो बीमार होते हैं, उन्हें उस पर लेटाकर फिर ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ गाड़ी अवेलेबल हो वहाँ तक उसे उसी पे लेटा कर ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अस्पताल में घायल व्यक्तियों के स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो स्ट्रेचर का, हस्त आसन का, चारपाई का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अस्पताल पूछ रहा है, तो अस्पताल में स्ट्रेचर होता है, आप सबको पता होगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हस्त आसन के द्वारा व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाता है जब उसकी कमर में चोट लगी हो, जब उसकी टांग में चोट लगी हो, या फिर जब वो मूर्छित हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा कि जब उसकी टांग में चोट लगी। वैसे यहाँ पे तो हर सिचुएशन में उसे ले जाया जा सकता है, लेकिन जब उसकी टांग में चोट लगी हो तब उसे हस्त आसन के द्वारा व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मूर्छित अवस्था में घायल व्यक्ति को स्थानांतरित करने की सुविधा है, तो गोद से ले जाना, हस्त आसन द्वारा ले जाना, सहारा देकर ले जाना, या फिर पीठ पे लाद कर ले जाना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीठ पे लाद कर ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्छित अवस्था में घायल को स्थानांतरित करने की विधि है हस्त आसन विधि, कंधे पर लाद कर ले जाना, सहारा दे कर ले जाना, या फिर उपरोक्त सभी। ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखिए थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मूर्छित अवस्था में घायल व्यक्ति को हस्तांतरित करने की विधि है, तो यहाँ पे हो जाएगा सहारा देकर ले जाना। नहीं, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन सारे विधियों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे को स्थानांतरण की सुविधाजनक विधि है, तो हस्त आसन विधि, गोद में उठा कर ले जाना, सहारा देकर ले जाना, या पीठ पृष्ठ विधि। तो कौन सी विधि है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन मैंने गलत बोल दिया था, आई थिंक। मूर्छित अवस्था में घायल व्यक्ति को स्थानांतरित कंधे पे लाद कर करते हैं। जब वो मूर्छित है तो हम उसे सहारा या फिर हस्त आसन विधि द्वारा नहीं ले जा सकते हैं। हस्त आसन विधि का उपयोग जब उसे पैर में चोट लगी हो तब हम करते हैं। सहारा जब वो थोड़े होश में हो तो अब हम उसे सहारा देकर ले जा सकते हैं, लेकिन कंधे पे लाद के जब वो होश हवास में नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में हम उसे कंधे पे लाद कर ले जाते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे का हस्तांतरण की सुविधाजनक विधि कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोद में उठाकर ले जाना। नेक्स्ट है कि स्ट्रेचर का प्रयोग कब किया जाता है? तो खेलने के लिए, बाजार जाने के लिए, रोगी को ले जाने के लिए, या फिर घूमने के लिए। तो जाहिर सी बात है स्ट्रेचर का प्रयोग रोगी को ले जाने के लिए करते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुलटिस का प्रयोग किया जाता है, तो सूखा सेक देने के लिए, गीला सेक देने के लिए, फोड़े फुंसी को सेक देने के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुलटिस का प्रयोग कब किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोड़े फुंसी को सेक देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रोगी के शरीर को स्पॉन्ज किया जाता है, उसे गर्म करने के लिए, ठंडा करने के लिए, सफाई करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी कार्य के लिए। तो रोगी के शरीर को स्पॉन्ज किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कार्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गर्म सेक का प्रयोग कब किया जाता है, या फिर गर्म सेक किन अवस्थाओं में दी जाती है?
तीव्र दर्द की अवस्था में, तेज ज्वर की अवस्था में, स्पंज करते समय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गर्म शेक का प्रयोग तीव्र दर्द में करते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं कि स्प्रिट का प्रयोग कब करना चाहिए, स्पंज से पहले, स्पंज के बाद, स्पंज करते समय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्प्रिट का प्रयोग स्पंज के बाद करना चाहिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पुटलिस लगाने से क्या लाभ होता है, दर्द कम हो जाता है, सूजन बढ़ता है, ठंडक पहुंचता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुलटिस लगाने का क्या फ़ायदा होता है, तो ये यहाँ से दर्द कम हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बर्फ़ की टोपी का प्रयोग करते हैं तो घर से बाहर निकलते समय ठंड से बचने के लिए, ठंडी सेक देने के लिए या फिर इनमें से सभी। तो बर्फ़ की टोपी का प्रयोग कब करते हैं, तो बर्फ़ की टोपी का प्रयोग हम ठंडी सेक देने के लिए करते हैं। यहाँ पे टोपी है, उसको बैग भी बोलते हैं। बर्फ़ का बैग एक जैसे बोतल आता है ना, जिसमें हम गर्म पानी डाल के सिकाई करते हैं, ठीक वैसे ही आता है बर्फ़ वाली पोटली। नेक्स्ट है कि भफारा लेने का लाभ होता है सिकाई करना, दर्द का इलाज करना, शुष्क सेक देना या फिर फोड़े फुंसी को पकाना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, फफारा लेने का लाभ होता है सिकाई करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, भफारा आप में से बहुत कम लोगों को शायद पता होगा, भफारा किसे बोलते हैं। 1 मिनट। भफारा, तो भफारा का अर्थ होता है सिकाई करना। कई बार आप लोग देखते होंगे ना, हमारे आँख में कुछ पड़ जाता है या फिर ऐसे हल्की सी चोट लग जाती है या फिर कहीं पे भी, तो हम ऐसे अगर कॉटन का कोई कपड़ा है तो उससे अपने मुंह से फूंक मारते हैं और वो कुछ देर के लिए गर्म हो जाता है और फिर उससे सिकाई जो करते हैं ना, उसी को कहा जाता है भफारा लेने से क्या लाभ होता है। तो भफारा से हम सिकाई भी करते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म शुष्क सेक की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो रबर की बोतल से सेकना, ईंट को गर्म करके सेकना, कांच से सेकना या फिर कपड़ा गर्म करके सेकना। तो गर्म शुष्क की सर्वोत्तम विधि क्या है, तो जो रबड़ की बोतल आती है उसमें पानी डाल के सेकने से पानी ज़्यादा देर तक गर्म भी रहती है, पैर भी नहीं जलता है। तो रबड़ की बोतल में गर्म पानी डाल के उससे सिकाई करना। रोगी को स्पंज किस स्थान पे करना चाहिए, खुले स्थान पे, बरामदे में, बंद कमरे में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रोगी को स्पंज किस स्थान पे कराना चाहिए, तो रोगी को स्पंज खुले स्थान पे कराना चाहिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म पानी की बोतल प्रयोग की जाती है शुष्क सेक में, तर सेक में, शुष्क व तर सेक में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गर्म पानी की बोतल का प्रयोग शुष्क सेक में की जाती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नान न करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय है, भाप देना, स्पंज करना, टेल्कम पाउडर छिड़कना या फिर कुछ न करना। तो स्नान न करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय है स्पंज करना। कई बार अगर आप ऐसे छोटे बच्चों पे समझ सकते हैं, जब ज़्यादा ठंडी रहती है तो छोटे बच्चों को आप देखते होंगे नहीं नहलाया जाता, उसे गर्म पानी में कपड़े डालकर उसे निचोड़ कर फिर उससे पूरे बॉडी को पोंछ दिया जाता है, उसी को स्पंज कहते हैं। तो जब स्नान नहीं करा सकते ऐसी स्थिति में हम स्पंज करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, और ये है आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य का औसत तापक्रम होता है। इस क्वेश्चन को 4 टाइप से पूछा जा सकता है, इन चारों टाइप को देख लेते हैं। मनुष्य का औसत तापक्रम क्या होता है, एक समान स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम क्या होता है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, एंड एक व्यक्ति के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो कितना होता है, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या होगा,
तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 98.4 फ़ारेनहाइट। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। और अगर सेल्सियस में पूछ दे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.4 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य श्वास की गति प्रति मिनट होती है। अब वही क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में देखा था उसी टाइप का क्वेश्चन है। 5 से 12 बार, 10 से 15 बार, 15 से 20 बार या फिर 20 से 25 बार। तो सामान्यतः श्वास की गति जो होती है वह 15 से 20 बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी 1 मिनट में धड़कती है। देखिए हमने इससे पहले इस क्वेश्चन को देख रखा है, वहाँ पे भी इस क्वेश्चन को 3 या 4 टाइप से पूछा गया था एक ही जगह पे, और देखिए यहाँ पे भी कुछ अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है, और एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो 70, 75, 72 या फिर 80। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 72 बार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि शरीर का तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है लेक्टोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर का। तो शरीर का तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी थर्मामीटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्मामीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। अभी जस्ट इसके पहले आपने क्वेश्चन किया कि शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर, तो थर्मामीटर द्वारा शरीर का तापमान ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, कितनी होती है। 72 से 80, 77 से 85, 80 से 90 या फिर 90 से 100। ऐसे भी औसत में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे चूंकि हम 72 देख चुके हैं तो 72 से 80, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 डिग्री ताप बढ़ने पर नाड़ी की गति बढ़ जाती है, तो 15 बार, 10 बार, 20 बार या फिर 5 बार। तो 1 डिग्री ताप बढ़ने पर नाड़ी की गति कितनी बार बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए 10 बार बढ़ जाती, ऑप्शन बी 10 बार बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 4 वर्ष से 7 वर्ष के बालक की नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है। तो 10 से 40 बार, 40 से 60 बार, 99 से 101 बार या फिर 90 से 100 बार। तो एक 4 वर्ष से 7 वर्ष के बालक की नाड़ी की गति कितनी होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40 से 60 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के तापमान देखने का अल्पतम समय है। तो 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट या फिर 5 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 से 1.5 या फिर 2 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामान्य स्त्री की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। तो 1 से 1.5 या 2 मिनट, 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट या फिर 5 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 से 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाड़ी दर का संबंध होता है या फिर नाड़ी कहते हैं। क्वेश्चन दोनों टाइप से पूछा गया है। तो मानव हृदय के धड़कने से, भोजन पाचन से, श्वास लेने से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नाड़ी दर का संबंध होता है मानव के हृदय को धड़कने से। ऑप्शन ए सही होगा। ये थे आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर हमें मोटिवेट करता है। तो 1 लाइक, 1 शेयर एंड 1 सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।